हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है वो जुबिलेंट इंग्रीविया जैसा रहेगा। डिटेल्ड एनालिसिस इसमें हम करेंगे एक वैल्यू स्टॉक का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबको थैंक्स कहना चाहेंगे। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अब हम मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स की टीम हो चुके हैं। थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस। हम कोशिश करेंगे आपको हमेशा इसी तरह का राइट कंटेंट और राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम IOLCP के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी जो इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, दैट इज़ द केमिकल एज वेल एज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे, बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे, उनके क्या न्यू प्रोडक्ट्स है, मैनेजमेंट कैसी है, कुछ कॉन कॉल्स के इनके कुछ स्निपेट्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स इनके अंडरस्टैंड करेंगे, ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या है, पोटेंशियल रिस्क हमें क्या लगता है, एंड ऑल्सो कंक्लूजन करेंगे कि लाइक ये कंप्लीट स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है। तो टॉकिंग अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री, हमने ये सेम स्लाइड हमारे जुबिलेंट इंग्रीविया के जब हमने एनालिसिस किया था उसमें भी हमने ये कंप्लीट चार्ट अंडरस्टैंड किया था, जिसमें हमने वेरियस जो केमिकल से रिलेटेड कंपनीज होती है, जैसे बल्क केमिकल्स होती है, स्पेशलिटी, एग्रो केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर्स और फर्टिलाइजर्स, ये सब के बारे में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी। ऑल्सो हमने ये भी देखा था कि जो बल्क और स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट है उसमें कैसे शिफ्ट आ रहा है फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज टू द एशियन कंट्रीज। तो जो शिफ्ट है दैट इज़ मेजरली ड्यू टू द डिक्रीज इन द डोमेस्टिक डिमांड, कि अगर कोई कंट्री में से अगर डोमेस्टिक डिमांड उनकी कम हो रही है तो उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, एंड हेंस इकोनॉमी ऑफ स्केल इफेक्ट होता है, एंड दे प्रेफर टू इम्पोर्ट। और जो मेजर बेनिफिशियरी होता है ये स्विच का, वो होते हैं एशियन कंट्रीज़ में, जैसे चाइना और इंडिया। तो चाइना में भी काफ़ी सारे प्लांट्स क्लोज हो रहे हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और जिसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी इंडिया हो सकता है। तो ऐसे होने वाले कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस को हमें ट्रैक करना है। वो कौन से केमिकल के प्लांट्स हैं जो ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं ड्यू टू दिस स्ट्रक्चरल चेंज, वो हमें मॉनिटर करना है और उनमें इन्वेस्ट करने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है। तो जो IOLCP है वो मेजरली बल्क केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में डील करता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री समझने से पहले हमें फार्मा कंपनी का वैल्यू चेन समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वैल्यू चेन में सबसे पहले आते हैं की स्टार्टिंग मटेरियल, दैट इज़ द रॉ मटेरियल जिसे आप कंसिडर कर सकते हो। फिर आते हैं इंटरमीडिएट्स जो API बनाने के लिए काम आते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें API इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो API इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी मेडिसिन को इफेक्टिव बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लगता है दैट इज़ द API। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रोसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या डोलो मैन्युफैक्चर करते हो, तो उसमें जो की इंग्रेडिएंट रहता है जो वो मेडिसिन को इफेक्टिव बनाता है दैट इज़ द पैरासेटामोल। तो पैरासेटामोल इज़ द API। तो सिर्फ API, अगर मैं आपको और भी ईजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताने जाऊँ, तो अगर आप लेमन जूस कंसिडर करते हो, तो लेमन जूस में जो की इंग्रेडिएंट है जो वाटर को लेमन जूस बनाता है दैट इज़ द लेमन। तो लेमन इज़ द API। अगर आप चाय कंसिडर करोगे तो चाय पत्ती, दैट इज़ अ टी पाउडर, इज़ द API जो वाटर या मिल्क को टी में कन्वर्ट करता है। तो यही की इंग्रेडिएंट इज़ नॉट द ओनली इंग्रेडिएंट, राइट। उसके साथ और भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं मेडिसिन बनाने के लिए भी, या लेमन जूस या टी बनाने के लिए और भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो द अदर इंग्रेडिएंट्स आर कॉल्ड द एक्सिपिएंट्स। ओके, तो API और एक्सिपिएंट्स का जो एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन होता है, एक प्रॉपर मिक्सचर होता है, उनका वॉल्यूम डिसाइड होता है इन द फॉर्मुलेशन पार्ट। तो फॉर्मुलेशन में ऑल्सो एक और चीज़ डिसाइड होती है कि वो मेडिसिन जो किस फॉर्म में लेनी चाहिए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। क्या वो इंजेक्शन से लेनी चाहिए या टैबुलर फॉर्म में या कैप्सूल्स के फॉर्मेट में उसे लेना चाहिए, जिससे वो ईजिली ब्लड में डिज़ोल्व हो जाएगी और उसका इफेक्टिवनेस बहुत क्विकली मिलेगा। तो वो पार्ट भी फॉर्मुलेशंस में किया जाता है। और फिर आता है एंड प्रोडक्ट। तो इस तरह का ये वैल्यू चेन होता है। सो इंडियन ड्रग्स जो है वो अराउंड 200 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, एंड US इज़ द की मार्केट। ऑल्सो जो जेनरिक ड्रग्स है वो दैट अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अगर हम कैटेगरी वाइज एक्सपोर्ट्स देखें तो फॉर्मुलेशन अकाउंट्स फॉर 66% ऑफ द एक्सपोर्ट्स, whereas bulk drugs and intermediates accounts for 20%,
Biologicals account for 5%, herbal products and vaccines account for 2 and 3%, whereas others contribute 4%. तो ये जो API, सो ये जो IOLCP जो कंपनी है वो मेजरली API और API इंटरमीडिएट्स ये दो ब्लॉक्स में डील करती है. तो इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है इन द API सेगमेंट इज द आइबुप्रोफेन, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे. तो कंपनी का सबसे पहले हिस्ट्री अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो 1986 में IOLCP ने एसिटिक एसिड का प्लांट सेटअप किया विद एन इंटेंशन टू केटर पेंट एंड फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री. फिर 1996 में दे वेंचर्ड इनटू इथाइल एसीटेट. सो इथाइल एसीटेट इज बेसिकली अ सॉल्वेंट जो वाइडली यूज्ड होता है फॉर मिक्सिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स. सो इसका इन्होंने प्लांट सेटअप किया विद 3000 मेट्रिक टन. सो इथाइल एसीटेट इन लोग ने अपने एसिटिक एसिड से ही प्रोक्योर किया बाय यूजिंग एथेनॉल. तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्रीनर इन नेचर हो गया क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो बायो एथेनॉल रूट से हो रहा था. इन 1999 उन्होंने अपने एसिटिक एसिड के प्लांट को फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके उन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइट भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया. तो एसिटिक एनहाइड्राइट जो है वो मेजरली प्लास्टिक, ड्रग, डाइज, परफ्यूम्स, एक्सप्लोजिव्स और बहुत सारे मेडिसिन में लाइक एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन में यूज़ होता है. और फिर इन 2000 दे स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन फॉर आइबुप्रोफेन. तो आइबुप्रोफेन इज बेसिकली यूज फॉर एज अ पेन किलर या पेन मैनेजमेंट के लिए आइबुप्रोफेन यूज़ किया जाता है. तो आइबुप्रोफेन इन 2000 में स्टार्ट करने के बाद 2007 में इन्होंने को जनरेशन प्लांट सेटअप किया विथ 4 मेगावाट कैपेसिटी. तो को जनरेशन प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें ऑटो प्रोड्यूसर कहा जाता है. मतलब वो खुद के इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को वो खुद फुलफिल करते हैं. उसी के साथ उन्होंने आइबुप्रोफेन का एक और प्लांट सेटअप किया. फिर 2009 में आइबुप्रोफेन को लगने वाले सारे इन कंपोनेंट्स को, सारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में एंटर किया और उन्होंने उसको लगने वाले सारे रॉ मटेरियल्स भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया. लाइक IBB, दैट इज़ द आइसोब्यूटाइल बेंजीन, जिसका उन्होंने 6600 मेट्रिक टन का प्लांट सेटअप किया. एक और आइबुप्रोफेन को बनाने के लिए जो MCA लगता है, दैट इज़ द मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, वो भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग उसका स्टार्ट किया. फिर उन्होंने एसिटिक एसिड को क्लोरिनेशन करके एसिटल क्लोराइड ये भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाना चालू किया. सो एसिटल क्लोराइड बनने के बाद ये उनका पेस्टिसाइड्स ये सेगमेंट में भी उनका एंट्री हो गया. दैट इज़ द एग्रोकेमिकल पार्ट. तो आइबुप्रोफेन को लगने वाले सारे रॉ मटेरियल्स अब ये खुद ही मैन्युफैक्चर करने लग गए, लाइक द IBB, MCA एंड एसिटाइल क्लोराइड इन 2009. फिर इन 2010 उन्होंने फिर से को जनरेशन प्लांट का कैपेसिटी इंक्रीज किया विद 13 मेगावाट और वो NSE पे लिस्ट हो गए. इन 2000 उन्होंने आइबुप्रोफेन का एक और प्लांट सेटअप किया. नाउ दे हैड एवरीथिंग विच दे रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइबुप्रोफेन. इन 2016 उन्होंने क्लोपिड्रोगल और फेनोफाइब्रेट का भी प्लांट सेटअप किया. सो क्लोपिड्रोगल जो है वो मेजरली यूज़ होता है फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉट्स या ब्लड फैट्स, वो कम करने के लिए यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट दैट. एंड फेनोफाइब्रेट मेजरली कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी में से. इन 2018 उन्होंने मेटफॉर्मिन का प्लांट सेटअप किया विथ 3000 मेट्रिक टन कैपेसिटी. सो मेटफॉर्मिन जो है वो एक एंटी डायबिटिक ड्रग है और इन्होंने जो क्लोपिड्रोगल और फेनोफाइब्रेट का कैपेसिटी इंक्रीज किया विथ 180 मेट्रिक टन. इन 2019 इन्होंने एक 240 मेट्रिक टन का प्लांट सेटअप किया फॉर पेंटाप्रेजोल. सो पेंटाप्रेजोल इज मेजरली एन एंटी एसिडिटी के लिए यूज़ होता है, मतलब एसिडिटी कम करने के लिए यूज़ किया जाता है पेंटाप्रेजोल. तो इन 2020 उन्होंने मेटफॉर्मिन का कैपेसिटी इंक्रीज किया विद 7200 मेट्रिक टन एंड देन दे बिकेम द लार्जेस्ट मेटमॉर्फिन प्रोड्यूसर. और उन्होंने आइबुप्रोफेन का अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया विद 12,000 मेट्रिक टन एंड देन दे बिकेम द हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आइबुप्रोफेन ग्लोबली. उसी के साथ उन्होंने IBB जो उनका आइसोब्यूटाइल बेंजीन है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया विद 12,000 मेट्रिक टन. एंड इन 2021 उन्होंने इथाइल एसीटेट का प्लांट सेटअप किया विद 1 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी. तो इस तरह से उनका हमने टोटल जर्नी देखा. और इस जर्नी में जब 2016 के बाद जो उनका टर्न अराउंड स्टोरी आई वो हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे.
क्योंकि इस 2016 के बाद जितने भी उनका प्लांट सेटअप हुए वो सारे के सारे वो इंटरनल अक्रूवल से ही उन्होंने मीट किए। और 14, 15 और मेजरली 13, 14, 15 ये जो 3 साल थे वो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब बैंकरप्सी के वो ईयर थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो कंप्लीट सिचुएशन को गेट ओवर किया और उन्होंने पूरा अपने कैश फ्लोज इतने अच्छे से जनरेट किए, जो हम जब उनके फाइनेंशियल स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से उनका कंप्लीट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना इन देयर फार्मास्यूटिकल, दैट इज द एपीआई सेगमेंट। उनके आइबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन, फेनोफाइब्रेट, क्लोपिड्रोगल, लामोट्रिगिन और पेंटाप्रेजोल। सो लामोट्रिगिन जो है वो मेजरली एपिलेप्सी ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो सीजर्स वगैरह होते हैं उसके लिए। और स्पेशलिटी केमिकल्स में इनके प्रोडक्ट्स बन गए इथाइल एसीटेट, आइसोब्यूटाइल बेंजीन, मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड और एसिटिल क्लोराइड। तो फार्मास्यूटिकल के बिजनेस से उन्हें 64% रेवेन्यूज़ ये साल जनरेट हुए हैं, जो पिछले साल में 60% थे। और केमिकल जो पहले 40 थे वो अभी 36। तो यहाँ पर आप एक स्लाइड चेंज देख सकते हो, उनका जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस से उन्हें ज़्यादा रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं। तो इनके एपीआई सेगमेंट को समझने से पहले हम एपीआई टाइप्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो एपीआई में दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होते हैं, एक तो जेनरिक एपीआईज और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स एपीआईज। तो जेनरिक एपीआईज वो होते हैं जो काफ़ी इजीली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसके वजह से उन्हें बनाने वाले काफ़ी लोग होते हैं, फिर इसीलिए उनमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें हायर डीएमएफ फाइलिंग्स होती है। डीएमएफ मतलब ड्रग मास्टर फाइल्स। तो इसका मतलब आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि जो भी मेडिसिन बनता है वो अलग अलग फेजेस में बनता है, राइट। तो जब ये सारे फेजेस में से जो भी डॉक्यूमेंटेशन आते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, रिपोर्ट आते हैं, वो प्रॉपरली एक फाइलिंग की जाती है। और जब ये सारे मेडिसिन को आपको यूएस एफडीए से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जब ये यूएस एफडीए अप्रूवल के लिए जाते हैं, तो उसके लिए आपको डीएमएफ के सारे रिपोर्ट, जो आपके सारे रिपोर्ट्स है फेजेस के, वो उन्हें डीएमएफ कहते हैं और वो आपको यूएस एफडीए के पास अप्रूवल के लिए भेजने पड़ते हैं। तो काफ़ी सारे जेनरिक एपीआई प्लेयर्स है, जिसके वजह से ये डीएमएफ फाइलिंग्स भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अगर आप की टू सक्सेस देखेंगे तो लोअर कॉस्ट और इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब अब जितने कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। एंड हैविंग सेड दैट, आपके वॉल्यूम्स पे ज़्यादा गेम होता है, मतलब आपके जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स उतना अच्छा आपके रेवेन्यूज उतने अच्छे जनरेट होंगे। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स एपीआईज में देखेंगे तो यहाँ पे स्लाइट चेंजेस होते हैं। लाइक यहाँ पे वो थोड़े से डिफिकल्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसलिए कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। जो डीएमएफ की फाइलिंग्स रहते हैं वो इवेंचुअली कम हो जाती है। एंड ऑल्सो यहाँ पर की टू सक्सेस देखेंगे तो प्रोसेस एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई नहीं बना सकता है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर प्रोसेस केमिस्ट्री समझना, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कंपटीशन भी कम होता है। तो फॉर दिस जो IOLCP है वो राइट ट्रैक पे है, और उन्होंने उनके जो भी APIs वो बना रहे हैं उनको ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं लो कॉस्ट करने के लिए, कि वो सारे बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनका जो सार्टन का ड्रग सीरीज़ है उसके लिए लगने वाला OTBN है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन हाउस ही। जो HCl है, जो साबा HCl है, जो उनके लेवेरेसेटम को लगने वाला की स्टार्टिंग मटेरियल है, वो खुद अभी मैन्युफैक्चर करेंगे। गाबापेंटिन को लगने वाला MC उनके पास ऑलरेडी है। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस जो इनके APIs है वो इन हाउस डेवलप हो रहे हैं, उनको लगने वाले की स्टार्टिंग मटेरियल। ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो है उनको वो रिप्लेस कर रहे हैं विद देयर ऑर्गेनिक कंपोनेंट। सो इसके वजह से क्या होता है कि आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और रीसाइकलिंग और रीयूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके जो कॉस्ट कटिंग है बहुत अच्छे से हो पाती है। एंड सिमिलरली उनका जो एक और कंपोनेंट है, एक और जो उनका प्रोडक्ट है क्लोपिड्रोगल, उससे एक वेस्ट प्रोडक्ट आता था, एक प्रोडक्ट उसका बाय प्रोडक्ट बन के आता था। तो वो भी उन्होंने उसको रीयूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और उसको रिकवर किया है टू एट 90%। तो जिसके वजह से क्या होता है, अगेन वो क्लोपिड्रोगल बनाने के लिए यूज़फुल होगा और उससे निकलने वाला वेस्ट भी कम हो जाएगा एंड ऑल्सो उनका कॉस्ट भी सेव हो जाएगा। सो इस तरह से कुछ इंटरनल डेवलपमेंट कंपनी कर रही है ताकि वो लो कॉस्ट पे काम कर सके। ऑल्सो उन्होंने ये भी बताया है
उनके कॉन कॉल में कि दे विल बी फोकसिंग ऑन द जेनरिक एपीआईज ओनली। उनका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है कि वो आगे जाके कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, इसलिए ये सेटअप को ही वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो इनका एपीआई बिजनेस है, इसको समझते हैं। तो ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू देखें तो आइबुप्रोफेन कॉन्ट्रीब्यूट्स द मेजर पार्ट। 86% रेवेन्यूज इनको 2020 में आइबुप्रोफेन से आते थे, जो अभी 82% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2021 में। मेटफॉर्मिन जो पहले 6% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था लास्ट ईयर, वो अभी 8% कर रहा है, बढ़ गया है। क्लोपिड्रोगल पहले 2% कर रहा था, वो 4% हो रहा है। और पेंटाप्राजोल जो पहले 1% था, वो 3% हो गया है। और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो पहले 5% कर रहे थे, वो अभी 3% कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक सटल शिफ्ट देख सकते हो फ्रॉम द आइबुप्रोफेन टूवर्ड्स द नॉन आइबुप्रोफेन प्रोडक्ट्स। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम आगे ज़रूर डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। तो इनका जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, इनके जो मेन एप्लीकेशंस है वो पेन मैनेजमेंट, एंटी डायबिटिक, एंटी प्लेटलेट, एंटी कोलेस्ट्रॉल, एंटी कॉन्वुल्सेंट और ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे में काम आता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटफॉर्मिन इन द वर्ल्ड। इनके लास्ट 2 साल में इनके 7 न्यू एपीआईज आए हैं मार्केट में, सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो इनका आइबुप्रोफेन पे जो इनकी डिपेंडेंसी है, वो आइबुप्रोफेन के चार्ट पे और इनके नेट प्रॉफिट पे बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी आपको। जैसे आप देखोगे 2015 में 2015 से 2018 तक के जो आइबुप्रोफेन के प्राइजेस थे वो काफ़ी फ्लैटिश थे, और 2018 के बाद ये प्राइजेस में हम यहाँ पे एक स्पाइक देख सकते हैं। सिमिलर 2015 से 2018 तक काफ़ी फ्लैट इनके नेट प्रॉफिट्स थे। जो जैसे इसमें प्राइस हाइक आया, वैसे इनके नेट प्रॉफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गए। तो आप जैसे देख सकते हो इनका आइबुप्रोफेन से और इनका जो नेट प्रॉफिट है, इससे कितना सिमिलर को रिलेशन हो रहा है। तो आइबुप्रोफेन का वैल्यू चेन एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो आइबुप्रोफेन में सबसे पहले आते हैं की स्टार्टिंग मटेरियल, फिर आते हैं आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो आइसोब्यूटाइल बेंजीन बनाने वाली 2 कंपनीज है, विच इज़ द विनती ऑर्गेनिक्स एंड IOLCP। सो IOLCP एक और कंपनी एड ऑन हुई है, दैट इज़ द सोलारा एक्टिव फार्मा। उसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे। जो विनती ऑर्गेनिक है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन एंड IOLCP इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो विनती ऑर्गेनिक जो है वो आइसोब्यूटाइल बेंजीन बनाती है, लेकिन आइबुप्रोफेन में नहीं है। वो आइसोब्यूटाइल बेंजीन बना के BASF को देती है, ताकि BASF आगे आइबुप्रोफेन का मैन्युफैक्चरिंग कर सके। एंड IOLCP contributes 30% ऑफ द मार्केट शेयर इन द आइबुप्रोफेन प्रोडक्ट। फिर आता है फॉर्मुलेशंस और फिर आता है एंड प्रोडक्ट, दैट इज़ द जो बाद में जो एज ए एंड प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। तो आइबुप्रोफेन की कैपेसिटी देखें तो IOLCP के पास करंटली सबसे ज़्यादा है विद 12,000 मेट्रिक टन। सोलारा के पास 8,400 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है। BASF के पास 5,000 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है। जिंगजुआ के पास 5,000 मेट्रिक टन। ग्रैन्यूल्स के पास 4,800 और SI ग्रुप के पास 4,500 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है। एंड currently IOLCP and Solara are the only 2 companies with fully backward integrated capacity for ibuprofen. तो IOLCP का ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। सो सबसे पहले इनके जो आइबुप्रोफेन और उनके डेरिवेटिव्स है, और फिर आता है मेटफॉर्मिन है, क्लोपिड्रोगल है। तो ये सारे के बारे में हमने पहले ही देखा। इनके कुछ पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स है, जैसे फेनॉक्सिडाइन, क्यूटापाइन फ्यूनेरेट, एपिक्साबेन, नेबिवोलोल, वल्सारेटिन। तो ये कुछ इनके प्रोडक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में। तो अगर आप इनका एक स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दे आर मेजरली इनटू द पेन मैनेजमेंट एंड जो ब्लड क्लॉट्स और लोअर कोलेस्ट्रॉल, ये सेगमेंट में उनका ज़्यादा है। एंड देन उनका थर्ड जो की टारगेट एरिया है, दैट इज़ द एपिलेप्सी। तो अभी रिसेंटली इनका गैबापेंटिन का एक्सपांशन आने वाला था। सो गैबापेंटिन के लिए ये जो MCA दैट इज़ अ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, वो भी मैन्युफैक्चर कर ही रहे हैं। तो इनका जो कैपेसिटी आना होता है वो थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि गैबापेंटिन बनाने वाले और भी
की प्लेयर्स है मार्केट में जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड कर रहे हैं। जैसे हाइकिल के पास 24% ऑफ मार्केट शेयर है, सोलारा के पास 15% है, जिंगजैंग के पास 13% है, औरोबिंदो के पास 10 है, डिविस के पास 7 है। तो हम पहले से देख सकते हैं कि काफ़ी की प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में है जो ये पर्टिकुलर कैपेसिटी को बना रहे हैं। सो हमें ये देखना होगा कि जब इनकी कैपेसिटी आती है गवर्नमेंट इनकी, तो वो किस लेवल पे बना रहे हैं और उनका क्या मार्केट शेयर वो होल्ड कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस का इनका की कस्टमर्स आता है मार्किंसन फार्मा, एलेम्बिक जैसे बिग क्लाइंट्स इनके है ऑलरेडी इनके कस्टमर बेस में। ग्रैन्यूल्स है, सिप्ला है, कैडिला है, एबॉट है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है इनका इन द फार्मास्यूटिकल बिजनेस। तभी हम स्पेशलिटी केमिकल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जो इथाइल एसीटेट जो है वो मेजर 76% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो काफ़ी कांस्टेंट है। इवन 2021 में भी इथाइल एसीटेट से इन्हें 76% रेवेन्यूज आ रहे हैं। एंड अदर केमिकल्स जैसे आइसोब्यूटाइल बेंजीन एमसी और एसिटाइल क्लोराइड, ये जो अदर केमिकल्स है वो 24% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल्स का जो मेजर एप्लीकेशन है वो हम फूड प्रोसेसिंग, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, फार्मा, केमिकल इंटरमीडिएट्स, टेक्सटाइल, इंक, पेंट्स एंड पेस्टिसाइड में जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एसिटाइल क्लोराइड वो पेस्टिसाइड्स में यूज़ किया जाता है। तो एंड दे आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आईबीबी, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो हम इथाइल एसीटेट के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। सो ये जुबिलेंट इंग्रीविया का की प्रोडक्ट है इथाइल एसीटेट। एंड हैविंग सेड दिस, उनके पास 1,50,000 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी भी है जुबिलेंट इंग्रीविया के पास। लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास 1,27,000 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है। गोदावरी के पास 1,05,000 इतनी कैपेसिटी है। एंड IOLCP के पास 1 लाख मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी है। तो ये जो इथाइल एसीटेट है वो जैसे मैंने पहले बताया था कि वो एक सॉल्वेंट है एंड वो बहुत ज़्यादा मार्केट गेन करते जा रहा है। सो जिसके वजह से जुबिलेंट इंग्रीविया विल बी द की बेनिफिशियरी। तो जुबिलेंट इंग्रीविया पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड एनालिसिस बना है, तो वो आप ज़रूर देखिए, तो आपको कंप्लीट ये इथाइल एसीटेट और वो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इथाइल एसीटेट जो है वो मेजरली पेंट्स, कोटिंग, एडेसिव, इंक, फार्मास्यूटिकल एंड उसके अदर कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल का अगर आप कस्टमर बेस देखें तो यूपीएल, पार्ले, यूफ्लेक्स जो एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का की कंपनी है, और BASF को बेचते हैं इन लोग, बायोकॉन, ITC, ये सारे इनके की कस्टमर बेस है इन द स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट। तो अगर हम फाइनेंशियल्स देखें लास्ट 5 years का परफॉर्मेंस, तो टोटल इनकम जो 712 करोड़ का था वो अभी 1991 करोड़ का हुआ है, जो हम काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हैं। इनके ग्रॉस प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छे से बढ़ गए फ्रॉम 33 to 45%। एबिटा मार्जिन भी इनके 13% से 31% हो गए। पैट मार्जिन भी इनके जो 1% थे वो 22% हो गए। सो हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो मेजर जो है वो FY18 के बाद से इनमें हम ये बड़े कैंडल्स देख रहे हैं। सो दिस इज़ मेजरली ड्यू टू क्या हुआ था FY18 में, आपको ये समझना पड़ेगा कि FY18 में BASF जो है उसने अपना आइबुप्रोफेन का प्लांट शट डाउन किया था ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो जिसके वजह से क्या हो गया था कि डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स आने लग गए थे। सो सप्लाई कम होने की वजह से आइबुप्रोफेन के जो प्राइजेस है वो बढ़ गए, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था, एंड जिसका डायरेक्ट फ़ायदा ILCP को हुआ। तो क्या ये स्ट्रक्चरल चेंज है या टेम्पररी चेंज है, वो हमें देखना रहेगा। तो मार्जिन एक्सपांशन भी आप देख सकते हो, जो ग्रॉस मार्जिन है वो 12% से ग्रो हो गए इन द लास्ट 4-5 years। एबिटा मार्जिन 16% से ग्रो हो गए और पैट 21% के मार्जिन इनके ग्रो हुए। अगर फार्मा सेगमेंट देखें तो जो 19% कंट्रीब्यूशन था वो 39% हो गया है इनके मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स। जो केमिकल्स का 1% था वो अभी 12% हो गया है।
एंड ऑल्सो अगर हम डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 2.4 जो था वो अभी ज़ीरो हो गया है। तो मतलब यहाँ पे जो जितना भी उन्होंने कैश अर्न किया है इतने सालों में, वो उन्होंने अपने डेट रीपेमेंट को करने के लिए यूज़ किया है। सो हम यहाँ ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जनरली। जब भी आपके कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, सो बेटर देन गिविंग देम आउट एज ए डिविडेंड, वो आप खुद के इंटरनल डेवलपमेंट के लिए अगर यूज़ करते हो, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। तो जो डेट रिड्यूस करके उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। एंड आप देख सकते हो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो 2014 में 78 थे, 15 में -47 करोड़ के हो गए थे। यहाँ पे उनके ऊपर एक बैंकरप्सी का फेस था ये 14, 15 एंड 16, और फिर 17 में 83 करोड़ के इनके कैश फ्लोज हो गए 17 में। एंड 18 से हम यहाँ पर एक स्ट्रेट यहाँ पर एक फेज में इनका जो ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं। इनका डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी बढ़ गया है, जो पहले 484 करोड़ का था, वो अभी 1354 करोड़ जितना हो गया है। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हमने इनिशियली डिस्कस किया था तभी भी हमने ये पॉइंट के ऊपर बात किया था कि डोमेस्टिक कंजम्पशन जितना ज़्यादा होगा उतने आपके प्रॉफिटेबिलिटीज़ अच्छे रहेंगे। एक्सपोर्ट्स भी इनके 227 करोड़ से 613 करोड़ जितने हो गए हैं। तो अगर इन्वेंट्रीज की बात करें तो रॉ मटेरियल जो इनके हैं वो पहले लास्ट ईयर में 100 करोड़ के थे, जो अभी 181 करोड़ के हैं। तो यहाँ पे 80% का यहाँ पर रॉ मटेरियल में इंक्रीज हुआ है। फिनिश गुड्स इनके जो 44 करोड़ के थे वो अभी 64 करोड़ के हो गए, यहाँ पर भी 43% इंक्रीज हुआ है। सो ओवरऑल इनकी इन्वेंट्री 60% से बढ़ गई है। तो ये एक फ्लॉ है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो इन्वेंट्रीज का इंक्रीज होना मतलब स्पेसिफिकली जब आपके रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स में अगर इंक्रीज आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। तो जब मैंने इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट थे, जब उसमें मैंने डाइविंग किया तो हमें पता चला कि ये क्वार्टर में ही मेजर प्रॉब्लम आया है। जो ये क्वार्टर था उसमें उनके 54 करोड़ के जो इन्वेंट्रीज है वो बिके ही नहीं है। एंड तो इसका ये जो मेन रीज़न था, जब आप इनके कॉन कॉल्स पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि आइबुप्रोफेन का बेसिकली जो डिमांड है वो 15% से ड्रॉप हुआ है। एंड जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये क्वार्टर में भी वो हम ये डिप देख सकते हैं आइबुप्रोफेन के डिमांड में, लेकिन Q3 और Q4 में हम फिर से एक स्पाइक देख सकते हैं। तो ये जो डिमांड जो सॉफन हुआ है, जो इसका जो मेजर रीज़न ये है कि शिपिंग चार्जेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। अराउंड 200 to 300% से जो शिपिंग चार्जेस है वो इंक्रीज़ हुए हैं, जिसकी वजह से इनके जो क्लाइंट्स है उन्होंने उनके करंट इन्वेंट्रीज को इफ़िशिएंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे क्रिसमस सीज़न के बाद इनके डिलीवरीज है वो बढ़ेंगी और इवेंचुअली वो Q3 और Q4 में इंक्रीज देख सकते हैं। तो अभी हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो इनके जो वीरेंद्र गुप्ता जी जो MD है, उन्हें 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। जो इनके संजय चतुर्वेदी सर है जो CEO है, उन्हें 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और वो पहले प्राज इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो जैसे बिग कंपनीज में वो पहले से काम कर चुके हैं। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़रूर रहेगा, और वो एक्सपर्टीज़ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रैटेजी में उनकी एक्सपर्टीज़ है। जो कुशाल कुमार राणा जी है, उन्होंने बैचलर्स किया है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में। उनकी मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री में है, एंड ही हैज़ अ रीच एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 30 इयर्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और उन्होंने काम किया है मोरेपन लैबोरेटरीज, केमिप्लास्ट इंडस्ट्रीज़, और मेजरली उनका क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल उनका की सेक्टर है। और इनके जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है विकास गुप्ता जी, इन्हें ये रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, इन्हें 7 इयर्स का ही एक्सपीरियंस है। लेकिन बीइंग इनटू सच अ ग्रेट मैनेजमेंट, ये भी कुछ ना कुछ सीखेंगे, और ज़रूर ये आगे जाके उनका केमिकल और फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस है इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम कुछ कॉन कॉल के स्निपेट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन कॉल्स पढ़ना कंपनी के 2 to 3 इयर्स के 4-5 क्वार्टर्स के पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहीं से आपको मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस, उनका फिलॉसफी, उनका रोड मैप क्या है वो आपको समझ में आता है। तो जब कॉन कॉल पे उनके किसी ने उनको पूछा था, जैसे मनीष पोदार जी है,
उन्होंने जब संजय चतुर्वेदी जी को पूछा था कि आपका क्या रोड मैप है फॉर कमिंग 2 to 3 years, तो उन्होंने ये बताया था कि हम सबसे पहले आइबुप्रोफेन के ऊपर की डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। तो जो पहले हमने चेंज देखा था लास्ट ईयर में 86% आइबुप्रोफेन कंट्रीब्यूट कर रहा था, अभी 82% कर रहा है। तो उनका जो ये थॉट है कि गोइंग फॉरवर्ड इन 2023-24 में वो उसे 60% करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप किसी एक प्रोडक्ट पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो और आप इतने ज़्यादा कंपटीशन है इन विद रिस्पेक्ट टू द जेनरिक एपीआई, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि नंबर्स आपको प्रेडिक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कोई और कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है ये आप क्विकली पकड़ नहीं पाते हो, राइट। तो जिसके वजह से उसके ऊपर सबसे पहले तो वो उसके ऊपर डी रिस्क करना चाहते हैं। एंड वो ये भी कहते हैं कि आगे आइबुप्रोफेन विल रिमेन देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। ये कॉनकॉल का स्निपेट है सोलारा एक्टिव फार्मा का। सो इसमें जो इनके प्रमोटर है उन्होंने ये बताया है कि वो काफ़ी टाइम से अपने जो सोलारा का जो आइबुप्रोफेन का जो प्लांट है उसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रहे थे, एंड फाइनली उन्होंने वो अचीव कर लिया है। तो अभी वो कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्रोसेस उनका बन गया है विद रिस्पेक्ट टू आइबुप्रोफेन। एंड हैविंग सेड दैट, अभी करंटली मार्केट में सिर्फ ये दो ही ऐसे प्लेयर्स है जो कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, एक तो IOLCP एंड सेकेंड इज द सोलारा एक्टिव फार्मा। और इन्होंने ये कहा है कि ये जो इनका फैसिलिटी है वाइजैक का, जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है, वो बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY22 ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो नहाटा जी है, जो IOLCP के प्रमोटर है, उन्होंने भी सेम चीज़ कही है कि ये Q2 में इनका जो डिमांड है वो कम रहेगा, एंड बाय Q3 एंड Q4 जो आइबुप्रोफेन का डिमांड है वो बढ़ जाएगा, एंड हेंस वो अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहे हैं। लेकिन आप ये चीज़ भी आपको नोटिस करनी चाहिए कि जो सोलारा एक्टिव फार्मा है, इनका भी जो कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है वाइजैक का, वो भी Q3 से ऑपरेशनल हो रहा है। एंड ऑल्सो जो BASF है वो भी ये बाय 2021 वो अपना भी आइबुप्रोफेन का प्लांट जो फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता शायद ही पता रहेगा कि BASF इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की कॉम्पिटिटर इन द आइबुप्रोफेन मार्केट। जैसे हमने देखा था उनके पास 5000 मेट्रिक टन इतनी कैपेसिटी ऑलरेडी है, और जो बंद हुआ था 2018 में ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, और जो 2021 के एंड तक वो फिर से ऑपरेशनल होने की आशाएं उन्होंने तब भी बताई थी। तो वो भी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टोरी ऐसी बन रही है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय Q3 एंड Q4, डिमांड इंक्रीज के साथ सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो जिसके वजह से आइबुप्रोफेन के प्राइजेस जो है वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो कम रहेंगे, एंड जिसके वजह से जैसे IOLCP अपने रेवेन्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेट करते हैं आइबुप्रोफेन के प्राइजेस पे, तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद ही उनके जो रेवेन्यूज़ है, जो प्रॉफिट्स है, वो डिक्लाइन कर जाए, क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अगेन कमिंग बैक टू द स्निपेट, कॉनकॉल का जो सोलारा एक्टिव का जो है, उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि वो इतना आइबुप्रोफेन के इंटरमीडिएट्स जो IBB है, जैसे आइसोब्यूटाइल बेंजीन, MCA दैट इज़ मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड ऑल्सो एसिटल क्लोराइड, उसका वो इतना प्रोडक्शन बनाने वाले हैं कि वो खुद भी उनका कंप्लीट नीड सेटिस्फाई होगा, और जो आइबुप्रोफेन के मैन्युफैक्चरर्स है उनको भी वो सप्लाई करेंगे। एंड उन्होंने ये भी बताया है कि उन्हें ऑलरेडी प्री ऑर्डर्स एंड प्री एडवांस ऑर्डर मिले हैं बाय वन ऑफ द बिगेस्ट आइबुप्रोफेन मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड। तो जिसका नाम उन्होंने कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो अगर हम आगे देखें, जो कमिंग बैक टू द स्निपेट, कॉनकॉल स्निपेट ऑफ IOLCP, उन्हें उनके नॉन आइबुप्रोफेन प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछा गया था। तो जबकि जहां उन्होंने ये बताया कि दे आर करंटली वर्किंग ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस, कि उसमें वो जैसे हमने पहले भी उनके जब हमने एनुअल रिपोर्ट का एक स्निपेट देखा था, एनुअल रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट देखा था, जिसमें मैनेजमेंट ने ये बताया कि वो बाकी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, जिसके वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएंगे। एंड उन्होंने उसको लगने वाला कैपेक्स अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में वो उसके बारे में भी बताएंगे। तो ओवरऑल मैनेजमेंट अपने आइबुप्रोफेन, नॉन आइबुप्रोफेन जो प्रोडक्ट्स है उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। जो हमने FY20 और 21 के जो रेवेन्यू जो ये देखा था, उसमें भी हमने देखा था
कि जो आइबुप्रोफेन बिजनेस है जो 86% कंट्रीब्यूट कर रहा था वो अभी 82 कर रहा है, और जो उनके नॉन आइबुप्रोफेन्स है जैसे मेटफॉर्मिन, क्लोपिड्रागल और वो सारी चीज़ें, उनसे इवेंट धीरे धीरे ग्रेजुअली वो अपने डिपेंडेंसी बढ़ा रहा है। एंड जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वो आने वाले समय में लाइक इन 3 to 4 years वो आइबुप्रोफेन से 60% इतना रेवेन्यूज करने वाले। एक और चीज़ जो उन्हें बैकवर्ड इंटीग्रेशन के रिलेटेड पूछी थी कि अब उनके जो मार्जिन्स है, जो IOLCP के मार्जिन्स है वो काफ़ी कम रहते हैं कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स। तो जब इसके ऊपर सवाल किया गया था तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि उनके जो कस्टमर्स है वो मेजरली नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया में आते हैं। सो जिसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पर लॉजिस्टिक चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, एंड वो चार्जेस जो वो कंपनी को खुद को बेयर करने पड़ते हैं, वो कस्टमर्स पे सौंप नहीं सकते, जिसके वजह से क्या होता है कि इनके मार्जिन्स अफेक्ट होते हैं। वाइल इनके जो कॉम्पिटिटर्स है उनके कस्टमर्स मेजरली सदर्न रीजन में, और इसके वजह से क्या होता है कि उनके मार्जिन्स वो इंटैक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी ने ये भी बताया कि वो अपने सदर्न रीजन में भी डाइवर्सिफाई करने का ट्राई कर रही है, लेकिन जबकि ऑलरेडी वहाँ पर कस्टमर्स है तो हमें ये भी चीज़ देखना होगा कि उनको वो सदर्न पार्ट का कौन सा रीजन एक्वायर कर रहे हैं और कौन से रीजन में वो अपने रेवेन्यू की विजिबिलिटी देख रहे हैं। तो अगर ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो करंटली जो IOLCP है वो काफ़ी ग्लोबल पेनिट्रेशन पे ध्यान दे रही है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स है, जो की प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिमांड में है, जैसे एसिटिक एसिड एंड इथाइल एसीटेट। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, एंड हेंस दे आर गेनिंग द ग्लोबल पेनिट्रेशन। ऑल्सो इनके जो भी कैपेक्स है वो मेजरली हमने देखे वो डायबिटिक को लेकर के है, कार्डियक डिसऑर्डर को लेकर के। कार्डियक डिसऑर्डर में जैसे उनके जो प्रोडक्ट्स है जो ब्लड क्लॉट्स को लेकर के है, या फिर कोलेस्ट्रॉल को लेकर के, वो सारे कार्डियक डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो वहाँ पर वो काफ़ी अच्छे से कैपेक्स कर रहे हैं। इनके जो कैश फ्लोज है वो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, एंड अगेन जो कैश जो प्रॉफिट्स वो जनरेट कर रहे हैं उसका एलोकेशन भी कंपनी काफ़ी अच्छे से कर रही है, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और मैनेजमेंट भी काफ़ी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पैशनेट काफ़ी ज़्यादा है। जो मनहाटा जी का जो हमने कॉन में देखा था उससे से हमें ये पता चलता है। ऑल्सो उनके जो इथाइल एसीटेट जो उनका स्पेशलिटी केमिकल है वो भी अभी मतलब उसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके रेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं ग्लोबल मार्केट में। तो ये चार्ट है जहाँ पर हमने चाइना इथाइल एसीटेट का स्पॉट प्राइस बताया कि वो $1,500 पर मैट्रिक टन इतना है, और ऑल्सो जो एसिटिक एसिड है वो $1,400 पर मैट्रिक टन इतना है। तो वो ये दोनों भी इनके जो रॉ मटेरियल्स है जो की कंपोनेंट्स है वो अपने लाइफ टाइम हाई पे इनके प्राइजेस चल रहे हैं, जिसके वजह से इनके रेवेन्यू विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन्हीं से इनके रेवेन्यूज आते हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, और ज़ीरो डिस्चार्ज इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, क्योंकि ये खुद ही एक तो वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके वजह से खुद रिसाइकल कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो कंपनी ने इंटरनल डेवलपमेंट की है जो मेरे को लगता है कि आगे जाके इनके रेवेन्यूज़ को काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगी। ऑल्सो इनके 20 प्रोडक्ट्स कमर्शलाइज्ड हो चुके हैं, 8 प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आइसोब्यूटाइल बेंजीन है, अभी 30% ग्लोबल शेयर। तो ओवरऑल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम पोटेंशियल रिस्क की बात करें तो एक तो ये जेनरिक API में है। सो जेनरिक API में ऑलरेडी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। सो नो डाउट हैविंग सेड दैट कि कंपनी अभी डी रिस्क कर रही है अपने नॉन आइबुप्रोफेन कंपोनेंट्स को, प्रोडक्ट्स को, एंड ऑल्सो अलग अलग रॉ मटेरियल्स भी वो मैन्युफैक्चर कर रही है। उनकी एक तो हमने देखा कि डिपेंडेंसी उनकी काफ़ी ज़्यादा है कुछ प्रोडक्ट्स पे, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्री रहती है, इन पे रेगुलेटरी रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें कुछ चीज़ें देखनी ऐसी होंगी, जैसे इनके एसिटिक एसिड इथाइल एसीटेट के जो प्राइजेस है अभी हाई टाइम पे है, बाद में क्या होंगे कैसे पता कैसे होंगे, वो भी हमें देखने जैसे होंगे। सेकेंडली जो BASF है जिन्होंने 2018 में अपना जो प्लांट है वो क्लोज किया था, वो अभी 2021 में फिर से वो उसे ऑपरेशनल करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर और प्रोबली बाय द स्टार्टिंग ऑफ 2022
हम BASF से आने वाले भी जो चीज़ें हैं उनके आइबुप्रोफेन का जो प्लांट है उसमें भी हमें मॉनिटर करना होगा, तो जिससे हमें पता चलेगा कि इन जो अभी मार्केट लीडर है क्या वो रह पाते हैं, क्योंकि सोलारा भी अभी कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड बन चुका है। एंड सोलारा ऑल्सो इज़ अगेन अ वंडरफुल कंपनी, क्योंकि वो एक तो API में है, ऑल्सो वो क्रैम्स में भी वो अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो आई थिंक हम एक सोलारा पे भी ज़रूर आने वाले टाइम में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। सो अगर आप चाहते हो कि सोलारा पे भी अगर वीडियो बने तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अब ज़रूर बताइएगा। तो फाइनली टू कंक्लूड, जो जैसे वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस इज़ द प्राइसिंग पावर। तो अगर कोई बिजनेस अपने प्राइसिंग पावर जो प्राइसिंग है वो अगर वो बढ़ा नहीं सकता विदाउट लूजिंग द बिजनेस टू द कॉम्पिटिटर, तो वो एक अच्छा बिजनेस है। मतलब अगर आप इजीली आपके प्रोडक्ट के प्राइजेस बढ़ा सकते हो और आपके अगर कस्टमर्स भी आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जाएंगे तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो हमने देखा कि जो ILCP जो कंपनी है इनके पास इतना ज़्यादा प्राइसिंग पावर नहीं है, तो जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स को इनको ट्रेड करना पड़ता है, मार्जिन्स इनके अफेक्ट होते हैं। ये कम्प्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड तो है ही, और इनके जो सेक्टर्स है जैसे फार्मास्यूटिकल है या केमिकल है उसमें टेल विंड्स है, और इनके जो की प्रोडक्ट्स के जो प्राइजेज है जो कमोडिटी बेस्ड है, जिसके वजह से हम इसके जो प्रॉफिट्स है इसमें इतना अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है वो हमें मॉनिटर करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा ये एनालिसिस, डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। सिमिलर एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।